नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हम बात कर रहे हैं भगवानाराम भविष्य में मिनिस्टर बनने की उनकी कितनी संभावना है। ये चर्चा लगातार चलती रहती है, चाहे वो भगवानाराम हो, शुभकर्ण जी हों, राजेंद्र गुढ़ा हों, कि अब आगे क्या होगा। वो विधायक बनेंगे, चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, भविष्य कैसा रहेगा, मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि भगवानाराम के आगे विधायक बनने की अथवा मिनिस्टर बनने की कितनी संभावना है हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार। आज हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा की, ज्योतिष की, कि उसके अनुसार भगवानाराम के मिनिस्टर बनने की कितनी संभावना है। तो लंबे समय से जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे दायरे के लोग हैं, वो लगातार मुझसे कह रहे थे कि सर बहुत से चैनल हैं जो अपने जो भी आसपास के नेता होते हैं या बड़े बड़े भी नेता हैं, कोई मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, उनकी कुंडली या हाथ की रेखाओं के आधार पर उनकी समीक्षाएं की जाती हैं। ज्योतिष के आधार पर ये बताया जाता है कि आगे कितनी संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं। तो मुझसे भी ये लगातार कहा जा रहा था कि आप भी अपने चैनल पर कुछ इस तरह का एपिसोड शुरू कीजिए कि अपने दायरे में भी जो हैं और जो बाहर के भी हैं, तो उन नेताओं के जो नाम के हिसाब से या फिर जो कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से क्या स्थिति बनती है। तो ये बहुत से लोग हैं जिन लोगों को हस्तरेखा में, ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि सुबह से लेकर के 3-3, 4-4 घंटे किसी चैनल पर अमित शाह की कुंडली का विश्लेषण चल रहा है, किसी पे मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण चल रहा है। तो मुझसे भी ये लगातार कहा जा रहा था, चूँकि मेरा भी हस्तरेखा ज्योतिष में विद्यार्थी जीवन से ही काफ़ी दिलचस्पी रही है, चाहे वो अंक शास्त्र हो, नाम राशि शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो या हाथ की रेखाएं हों, और मेरे दायरे में ये सब जानते भी हैं। तो लगातार मुझसे कहा जा रहा था, तो मैंने कहा चलो अपन एक बार करके देखते हैं लोगों को कैसा लगता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भगवानाराम जो है वो मिनिस्टर बनेंगे, विधायक बनेंगे, नहीं बनेंगे, इसका विश्लेषण हम चूँकि हस्तरेखा ज्योतिष के आधार पर कर रहे हैं, तो इसलिए जिन लोगों को हस्तरेखा में, ज्योतिष में दिलचस्पी नहीं है, वो कृपया इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्क्रॉल करें और दूसरे वीडियो देखें। तो जिन लोगों को अपने जो प्राचीन शास्त्र हैं, जो लोग शास्त्रों को मानते हैं और इन चीज़ों को मानते हैं, तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवानाराम के भविष्य की क्या संभावनाएं बनती हैं। देखिए, अभी आप लोगों को पता है जो तेजस न्यूज़ रेगुलर देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले मैं और विजेंद्र सिंह शेखावत जी, हम लोग जयपुर गए थे, भगवानाराम जी के पास में गए थे। वहाँ उनका एक अच्छा खासा इंटरव्यू शूट हुआ था और वहाँ पर जो विधायक निवास हैं उसके बाहर के फव्वारे अव्वारे लोगों को बहुत पसंद आए थे। तो उस समय मैं और विजेंद्र जी उनके साथ उनके फ्लैट पर 2 दिन करीब रहे थे। और 2 दिन क्या है, काफ़ी लंबा वक्त होता है। हम लोग बैठे थे। विजेंद्र सिंह शेखावत को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा, 3-3, 4-4 घंटे तक वो डिस्कस भी करते हैं और बातें भी करते हैं। उनका भी बहुत ज़्यादा ये आग्रह था कि नहीं, आप अपने चैनल पे इसको शुरू कीजिए। तो जब हम लोग भगवानाराम जी के पास बैठे थे, तब मेरी नज़र उनके हाथ पर गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे हाथ दिखाया या कोई उसकी बात हुई, लेकिन अब हम लोगों की आदत होती है कि हाथ पर नज़र चली ही जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भिखारी है, वो आपके सामने हाथ फैलाएगा और भीख मांगेगा, तो आप सिक्का दे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी नज़र उसके हाथ पे चली जाती है, उसकी रेखाओं पर चली जाती है, ग्रहों पर चली जाती है कि ये यार भिखारी क्यों है, इसके इतने दुर्दिन क्यों चल रहे हैं, इसके हाथ की रेखाओं में क्या दिक्कत है, शनि की क्या स्थिति है, शनि कितना बुरा है, शुक्र कितना दबा हुआ है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई भगवानाराम जी ने दिखाया था। हम विजेंद्र जी ऐसे ही बैठे टाइम पास कर रहे थे, तो तभी ये बात हुई। तो भगवानाराम जी जब मेरे बगल में बैठे हुए थे, तब मेरी जो नज़र है वो उनके हाथ की एक अलग हट कर के विशेषता पर गई। वैसे तो आपको हाथ देखना होता है तो पूरे हाथ का बारीक परीक्षण करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हट के एकदम से ऐसे दिखती हैं कि वो दिमाग में खटक जाती हैं। और वो जो उनके हाथ में मैंने देखा था वो ये कि भगवानाराम जी का गुरु बहुत प्रबल है। तो गुरु उनका इतना ज़्यादा प्रबल है, जिसे हम बृहस्पति देव कहते हैं या अंग्रेजी में जिसे जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति देव का जो अंक है, अंक शास्त्र के हिसाब से वो 3 होता है, और रंग होता है इनका पीला, और रत्न होता है इनका पुखराज।
तो भगवाना राम का गुरु देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ में भी गुरु बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो गुरु के प्रबल होने पे व्यक्ति जो है ये उच्च पदों को प्राप्त करता है, और उसका जीवन कैसा होता है अब आगे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवाना राम का गुरु प्रबल है, मोदी जी का है तो आप कहो कि नहीं ये भी क्या मोदी जी जैसे बन जाएंगे। नहीं, मोदी जी के हाथ की अलग विशेषताएं हैं, तो उसकी अपन फिर अलग से चर्चा करेंगे। उनके हाथ में दो तीन चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हटके हैं और दुर्लभ हैं, मतलब करोड़ों हाथों में किसी में वो चीज़ पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि भगवाना राम के हाथ का जो गुरु है ये बहुत ज़्यादा प्रबल है। अब पहले समझते हैं कि हाथ में गुरु की स्थिति या बृहस्पति देव की स्थिति होती कहाँ है। तो ये देखिए, तो ये जो इस हाथ में है, जो ये पहली उंगली है, पहली उंगली के ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये गुरु पर्वत को प्रदर्शित करता है। और जब ये हिस्सा बहुत अधिक अच्छा हो, रेखाओं की कटपिट ना हो, इसमें अच्छा खासा उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अधिक प्रबल होता है और उसको बृहस्पति से संबंधित लाभों की प्राप्ति होती है। मैंने कहा कि भगवाना राम जी का हाथ वैसे ही नज़र चली गई थी, तो कोई उसका फ़ोटो वगैरह हमारे पास में है नहीं। आगे हम लोग एक कोशिश ये भी करेंगे कि जो अपने यहाँ के प्रसिद्ध नेता हैं, यदि उनको ऐतराज़ ना हो तो उनके हाथों का जो फ़ोटो वगैरह है वो भी ले करके उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉलिटिकल मामलों के विश्लेषण करते हैं, प्रशासनिक मामलों के करते हैं, तो हाथ का भी थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। तो भगवाना राम का गुरु तो मैंने देखा था काफ़ी प्रबल है। अब देखिए, गुरु के प्रबल होने से होता क्या है, और गुरु हमारे जीवन में किन चीज़ों का कारक है या किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि यदि किसी व्यक्ति का गुरु प्रबल है तो वो व्यक्ति के अपने गुरु से अथवा गुरु तुल्य लोगों से अथवा अपने अग्रजों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। आपका गुरु यदि अच्छा है, प्रबल है, तो जो भी आपके गुरु रहे हों, शिक्षक रहे हों, ब्राह्मण रहे हों, गुरु तुल्य रहे हों, अग्रज रहे हों, उनसे बहुत अच्छे संबंध होते हैं और उनकी वजह से व्यक्ति काफ़ी अपने जीवन में उन्नति करता है, प्रगति करता है। अब भगवाना राम के सिलसिले में यदि बात की जाए तो जैसे वो राजनीति में है, तो उनके राजनीति में जो भी गुरु रहे होंगे, जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर उनको राजनीति में लाया होगा, जो उनके संरक्षक रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से उनके संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। वो कभी संबंध बिगाड़ेंगे नहीं, कभी संबंध बिगड़ते भी नहीं हैं। यहाँ पर अपन दो चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे भगवाना राम हम सब जानते हैं एडवोकेट थे, तो एडवोकेट थे और राजनीति में आए। राजनीति में ये कहा जाता है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कि राजनीति में इनको राजेंद्र गुढ़ा साहब लेकर के आए थे। तो इस तरह इनके प्रथम राजनीतिक गुरु राजेंद्र गुढ़ा साहब थे। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि एक ज़माने में राजेंद्र गुढ़ा साहब ये भी कहा करते थे कि यार भगवाना राम मेरी कार की डिक्की में रहते हैं। अब वो कार की डिग्गी में रहा करते थे, फिर पता नहीं वो कैसे वो डिग्गी खुल गई, वो बुचक करके बाहर हो गए और अब उनका अपना इंडिपेंडेंट वो विधायक हैं। तो फिर भी राजेंद्र गुढ़ा साहब को अपन कह सकते हैं कि इनके प्रथम राजनीतिक गुरु थे। अब वो भगवाना राम को क्यों राजनीति में लेके आए, क्या है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। जैसे कि भगवाना राम का हम जानते हैं भाई, वो माली समाज से आते हैं और मालियों के 70 जो हैं हज़ार वोट करीब हैं, बंडल वोट हैं, एक साथ पढ़ते हैं। और राजेंद्र गुढ़ा साहब को ये था कि वो जिस समाज से हैं उनके उतने ज़्यादा वोट नहीं है। अपने यहाँ पर उदयपुर वाटी विधानसभा में देखें तो माली और जाट 60,000 करीब जाटों के हैं और 70,000 करीब मालियों के हैं। तो ये बताया जाता है, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा साहब ने भगवाना राम को प्रमोट करके प्रधान इसलिए बनाया था कि वो 70,000 जो वोट हैं वो उनके पास में रहेंगे, और रहे भी। राजेंद्र गुढ़ा साहब 2 बार मिनिस्टर रहे, तो अपनी तरफ से भगवाना राम के कभी कोई ज़्यादा संबंध राजेंद्र गुढ़ा से खराब हुए नहीं। अच्छा, राजेंद्र गुढ़ा साहब का इससे ठीक उल्टा है। उनके जो भी संरक्षक रहे या उनके जो भी गुरु रहे या जिन्होंने भी राजनीति में उन्हें प्रमोट किया, आगे चल के उनके संबंध खराब हो गए, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अशोक गहलोत हों। आप देखिए, तो चूंकि भगवाना राम का गुरु प्रबल है, तो वो अपने जो भी गुरु तुल्य लोग हों, जो भी उनको आगे बढ़ाने वाले हों, राजनीति में लाने वाले हों, उनसे उनके संबंध कभी खराब नहीं होंगे, उनकी वजह से वो प्रमोट होंगे। तो पहले राजेंद्र गुढ़ा हो गए और दूसरे फिर अशोक गहलोत साहब हो गए। फिर अशोक गहलोत साहब ने इनको प्रमोट किया
यहाँ से विधायक की टिकट दी, भगवाना राम के लिए वो यहाँ पर सभा करने आए। उस सभा का उदयपुर वाटी में कितना प्रभाव रहा है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वरना 400 साढ़े 400 वोटों का मामला था, कुछ भी हो सकता था। तो उनके गुरु जो दूसरे हो गए वो हो गए अशोक गहलोत साहब, और अशोक गहलोत से आज भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मधुर संबंध हैं। तो पहली बात ये होती है कि यदि बृहस्पति प्रधान व्यक्ति है तो उसका अपने गुरु, ब्राह्मण, शिक्षक, गुरु तुल्य लोगों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। तो पहला कारक जो बृहस्पति होता है वो हो गया गुरु का। दूसरा कारक बृहस्पति होता है धर्म का और आदर्श का। जो भी लोग गुरु प्रधान होंगे, बृहस्पति देव प्रधान होंगे, वो लोग प्रायः धार्मिक होते हैं। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत कर्मकांड कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, अंदर से उनमें जो एक आदर्शवाद होता है, नैतिक जीवन होता है, सादा जीवन होता है। बहुत ऐसा व्यक्ति एक तो ईमानदार होता है, भ्रष्ट वगैरह नहीं होगा। बहुत ज़्यादा करप्शन में जो गुरु प्रधान लोग हैं उनका दिमाग वो सब में चलता नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, किसी भी माध्यम से कमाने हैं। ईमानदार होता है, सत्य की राह पर चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति में करप्शन वगैरह की, भ्रष्टाचार वगैरह की संभावना बहुत कम होती है। धार्मिक जीवन, नैतिक जीवन, पवित्र जीवन, सत्य के मार्ग पर चलना और इस तरह की चीज़ें होती हैं। चोरी चकारी, उठाई गिरी, किसी की ज़मीन दबा लेना, किसी का पैसा हड़प लेना, किसी से पैसा लेकर न देना, तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति प्रधान लोगों में प्रायः नहीं देखी जाती हैं। अब इस हिसाब से भी अपन भगवाना राम को यदि देखते हैं तो भगवाना राम के बारे में जानते हैं, ये बताया जाता है 5 साल वो प्रधान भी रहे, इसके बाद में विधायक भी, और वैसे भी लोग जानते हैं कि उनका कोई ये भ्रष्टाचार या चोरी चकारी हो गई या गलत तरीके से पैसा कमाना, इससे संबंधित अभी तक कहीं कोई आरोप है नहीं। और जो लोग व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं, उनका घर देखा हुआ है, उनका जो हाल देखा हुआ है कि वो किस तरीके से बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, तो सबको पता है कि भगवाना राम जो है वो कम से कम ईमानदार व्यक्ति हैं, नैतिक व्यक्ति हैं। तो इस तरह की कोई बात उनमें है नहीं। तो दूसरा जो बृहस्पति देव है वो प्रतिनिधित्व करते हैं धर्म का और आदर्शवाद का, सत्य का। तीसरा बृहस्पति देव प्रतिनिधित्व करते हैं पद का और प्रतिष्ठा का। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे है कि जिनका गुरु प्रबल होता है वो व्यक्ति जीवन में उच्च पदों को प्राप्त होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति बहुत कम मेहनत में बहुत उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है, और बहुत सामान्य प्रतिभा का होने के बाद भी असाधारण पदों को प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों का गुरु बहुत अच्छा है, आप ये देखिए कि हो सकता है कि वो व्यक्ति सिंपल ग्रेजुएट हो, सेकंड डिवीज़न ग्रेजुएट हो, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि वो लग गया है और किसी सामान्य से पद पे लग गया है, लेकिन उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता इतनी होती है कि धीरे धीरे प्रगति करता हुआ, ना कहें आप एक दिन देखेंगे कि वो व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट वगैरह टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट निकालते हैं उस पर चला जाए। तो गुरु की, और जबकि बड़े बड़े जो डीलिट हैं, नेट हैं, पीएचडी हैं, उधर उधर की ठोकरें खा रहे हों, तो गुरु यदि प्रबल है तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति में बहुत सामान्य प्रतिभा हो, लेकिन उसके बाद भी वो असाधारण पदों को प्राप्त कर लेता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बहुत कम मेहनत में कर लेता है। भाई पदों को तो दूसरे भी प्राप्त करेंगे, लेकिन उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा, दुनिया भर की मेहनत करनी पड़ जाएगी। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो कई लोग हैं वो सुबह से शाम तक भाग दौड़, रैली रेला, ये वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लटक जाते हैं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो बहुत कम मेहनत करता है। आप इसमें चुनाव के मामले में देखिए तो भगवाना राम का ये कहा जाता है कि वो घर बैठे बैठे ही तो प्रधान बन गए, तब भी कहीं भाग दौड़ कुछ नहीं हुई। विधायक के चुनाव में तो अपन ने भी देखा, तब तो तेजस न्यूज़ भी मैदान में था ही था कि इधर गुढ़ागोड़ जी की पूरी बेल्ट में बताया जाता है, पूरी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो व्यक्ति वोट मांगने ही नहीं आया। आज भी उनके लोग बड़ा इतराते हैं कि साहब हमारे भगवाना राम तो उस बेल्ट में, आप इधर पूरे चले जाइए, सिंगनौर की तरफ चले जाइए या इधर उधर झुंझुनू की तरफ या उधर, वो आई नहीं। तो बिना किसी मेहनत के, बिना पैसा खर्च किए, जबकि दूसरी तरफ लोगों को देखिए कितनी रैलियां, रैला सुबह से शाम तक लगे हैं। तो गुरु में ये बड़ी अच्छी चीज़ आती है कि व्यक्ति बहुत कम मेहनत में भी बहुत अच्छे पदों को प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आपका गुरु प्रबल है तो व्यक्ति एक बार जब पद पर आ जाता है तो फिर बहुत लंबे समय तक वो उन पदों का भोग करता है। बीच में थोड़ा बहुत इंटरवल आ जाए वो एक अलग बात है,
लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार बन गए और फिर उसके बाद में हटा दिए गए और उसके बाद अब गांव में बैठे अपने काम धंधा खेती कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने मोदी जी का भी कहा कि भाई मोदी जी का गुरु बहुत स्ट्रांग है, तो गुरु स्ट्रांग होता है तो एक बार व्यक्ति जिस पद पर चढ़ गया फिर उसके बाद वो उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो एक गुरु का ये बहुत महत्व होता है। भगवानाराम की भी अपन बात करें, उनका गुरु बहुत स्ट्रांग है। तो पहले वो प्रधान बने, अब 5 साल तक रह गए, अब विधायक बन गए हैं, अब 5 साल तक वो विधायक रहेंगे। तो इस हिसाब से यदि आगे बात की जाए तो हो सकता है कि एक स्टेप और भी जंप लग जाए, और या जो स्टेटस है वो तो मेंटेन रहता ही है। तो इस हिसाब से अगली बार भगवानाराम के विधायक बनने की अथवा मिनिस्टर बनने की भी संभावना बहुत अधिक प्रबल है। अब इसको थोड़ा सा आप राजनीतिक रूप से भी देखिए। अपने यहाँ ऐसा लोग बताते हैं, कोई ऐसा सृष्टि का ब्रह्मांड का नियम तो नहीं है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। भगवानाराम जी को जितने लोगों ने वोट दिया था उनका मानना है, और उनको आज भी इस बात का दर्द है कि यार वो विपक्ष के हैं, यदि सरकार में होते तो अब तक पता नहीं कितने हाईवे, हॉस्पिटल ये सब बन जाते, और ईमानदार आदमी है, सज्जन व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत कहीं है नहीं है उनसे। तो लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आप वैसे भी देखिए तो यदि अगली बार अभी जो चुनाव होंगे तो उसमें फिर भगवानाराम को कांग्रेस की टिकट मिलनी है। अब मानसिकता भी यदि वैसे देखिए कि ये बन गई कि नहीं यार इस बार गहलोत की सरकार आएगी तो चलो भगवानाराम पे दाव लगाते हैं, तो उस हिसाब से भी लोग भर भर के वोट देंगे। अब भर भर के वोट देंगे तो विधायक बन जाएंगे। विधायक बन जाते हैं यदि भगवानाराम और जैसे उनके संबंध है, मैंने कहा ना इन लोगों के गुरु से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, गहलोत से भी अच्छे संबंध हैं, सचिन पायलट से भी है, भगवानाराम से, दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है कि वो इसी बार मिनिस्टर बन जाएं या फिर आगे बन जाएं। तो गुरु में जो तीसरी चीज़ आती है कि व्यक्ति एक बार जिस पद पर आ जाता है उस स्टेटस को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करता है और उससे एक स्टेप ऊपर ही जाता है। प्रायः यही देखा जाता है कि उसके बाद में आदमी नीचे की ओर कम आता है। जबकि जैसे राहु वगैरह के चक्कर में होता है कि लॉटरी टाइप कोई पोस्ट मिल जाती है, ये मिल जाता है, तो फिर आदमी जो है वो कुछ समय के बाद उस पोस्ट को खो देता है और फिर जीवन भर बहुत सामान्य स्थिति से ही गुजरता है। आपने बहुत सा देखा होगा, कोई एक बार विधायक बन गया उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है, या कोई एक बार प्रधान बन गया उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन गुरु प्रधान व्यक्ति, 3 बातें हो गई। नंबर 1, बहुत सामान्य प्रतिभा का हो लेकिन फिर भी असाधारण पद प्राप्त करता है। दूसरा, बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया पद प्राप्त कर लेता है। और तीसरा, उस पद को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है। अगले कारक होते हैं बृहस्पति देव विवाह के और संतान के। विवाह जब देखा जाता है तो उसमें भी गुरु ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है, एक तो लव मैरिज इससे देखी जाती है। ये बड़ा प्रश्न रहता है, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लोगों को बड़ा कौतूहल रहता है कैसा हो, तो उसके लिए गुरु देखना पड़ता है। यदि गुरु आपका स्पष्ट है, उभरा हुआ है, कटा पिटा नहीं है, तो ऐसे में लव मैरिज की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति कोई समाज से बाहर जा कर के ही विवाह कर रहा है। मतलब इसका ये होता है कि व्यक्ति में अपने पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति प्रेम भावना बहुत प्रबल होती है। और बृहस्पति प्रधान व्यक्ति चूंकि नैतिक होता है तो ये इधर उधर घूम रहे हैं, मुंह मारते फिर रहे हैं, ये चीज़ उसमें नहीं होती। पत्नी के प्रति निष्ठावान रहता है, एकनिष्ठ भाव रहता है, और उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। तो या तो ऐसे में लव मैरिज होती है या फिर व्यक्ति अपनी पत्नी से ही लव करता है। तो गुरु का संबंध इस बात से भी है कि ऐसा व्यक्ति चारित्रिक दृष्टि से भी भ्रष्ट नहीं होता। और अगली चीज़, संतान भी बहुत अच्छी मिलती है। यदि गुरु आपका अच्छा होता है तो व्यक्ति को अपने संतान की तरफ से जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या सामान्यतः देखी नहीं जाती कि संतान है तो वो कोई बिल्कुल आवारा टाइप की निकल गई, कि वो समाज में ऐसे काम करती फिर रही है कि उससे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, या वो थाने में बंद हैं और पिताजी वहाँ जमानत लेने जा रहे हैं, थानेदार 50 बार फटकार रहा है। तो इस तरह की चीज़ें गुरु प्रधान व्यक्तियों में नहीं देखी गई। पारिवारिक जीवन पत्नी की तरफ से भी और संतान की तरफ से भी इन लोगों का काफ़ी अच्छा होता है। तो गुरु प्रतिनिधित्व करता है संतान का। अब एक और बात आती है खान पान से संबंधित। तो खान पान की यदि बात है तो वैसे नियम के हिसाब से जो गुरु प्रधान व्यक्ति हैं उनका भोजन सात्विक होना चाहिए। तो दूध, दही,
चाय, पनीर, मिठाई। गुरु प्रधान व्यक्ति मीठे के बड़े चटोरे होते हैं, थोड़ा सा पंडित पंडित टाइप के लोग होते हैं, तो ये मीठे मीठे के कि ब्राह्मणम प्रियम मोदकम वो वाली बात होती है, लड्डू, पेड़े, दाल बाटी चूरमा है। लेकिन मांस, मटन, चिकन इस तरह की चीज़ों में उनकी रुचि नहीं होती है। दूसरा, मदिरा, शराब, नशा, इन सारी चीज़ों में भी गुरु प्रधान व्यक्ति की रुचि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जीवन में एक ग्रह प्रधान होता है, जबकि जीवन जो है ये सारे ही ग्रहों के संयोग से बनता है। तो हमारे जीवन में 7 ग्रह होते हैं, मूल ग्रह 7 होते हैं, तो उनमें से 3 ग्रह शुभ होते हैं, 2-3 ग्रह अशुभ होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। और जो राहु केतु 2 हैं तो उनको मूल ग्रह नहीं माना जाता है, ज्योतिष में उनको छाया ग्रह माना जाता है। ये तो जैसे ये 7 ग्रहों का अपना एक सिस्टम है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, और एकदम से राहु आता है, केतु आता है, तो वो उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो राहु केतु को छाया ग्रह माना गया। मूल ग्रह 7 होते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है। खाने पीने से संबंधित जो बात मैंने आपको कही, चाहे शराब हो, चिकन हो, मटन हो, यदि गुरु जिसका अच्छा है तो गुरु से संबंधित कुछ सद्गुण उसमें आ जाएंगे। लेकिन इनका जो प्रतिनिधित्व है वो करता है शुक्र। यदि गुरु के साथ व्यक्ति का शुक्र भी प्रबल हो जाए तो फिर नृत्य, गान, संगीत, मांस, मदिरा, राजसी जीवन, इन चीज़ों की तरफ शुक्र जो है वो व्यक्ति को खींच सकता है। लेकिन यदि सिर्फ एक ही ग्रह व्यक्ति पर हावी हो, जो कि होता नहीं है, क्योंकि इतने ग्रह हैं तो उसके साथ भी और किसी का भी असर होगा, इसलिए उसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि ग्रहों का होता क्या है। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो गुरु का रत्न होता है पुखराज, इंग्लिश में इसे येलो सफायर कहते हैं। गुरु प्रधान व्यक्तियों को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न दोनों ही स्थितियों में धारण किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति जो है गुरु है वो बहुत खराब है, दबा हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए गुरु से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, जो उसे नहीं मिल रहे हैं, उन लाभों को प्राप्त करने के लिए भी पुखराज धारण किया जाता है। इसके साथ में जिनका गुरु अच्छा है तो उसको और अधिक अच्छा करने के लिए, उससे प्राप्त लाभों में और अधिक वृद्धि करने के लिए, मनोवांछित सफलताएं प्राप्त करने के लिए फिर पुखराज धारण किया जाता है। का रंग पीला है, ये पीले रंग का पुखराज होता है। कुछ सफ़ेद कलर का भी होता है, कलर और भी आते हैं, जो प्रायः जो है ये पीला पुखराज ही पसंद किया जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या फिर जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आप बहुत बड़े बड़े लोगों को देखिए तो ये इस उंगली में, जो हमारी पहली उंगली है, पीला रंग का रत्न धारण किए हुए वो लोग दिखते हैं, तो वो पुखराज होता है। अब ये पुखराज क्या होता है, किस तरीके से धारण करना चाहिए, किस उंगली में धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, इसका विधान क्या होता है, इसके साथ इसका मंत्र क्या होता है, ये सारी बातें फिर कभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भगवानाराम जी के लिए भी सलाह यह है कि उन्हें एक बढ़िया सा पुखराज रत्न तत्काल प्रभाव से धारण करना चाहिए, और आगे भविष्य में मिनिस्टर बनकर, आजकल लाल बत्तियाँ तो वैसे रह नहीं गई हैं, लेकिन ठीक है, लाल बत्ती का आनंद लेना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो बात थी अपनी वो ये थी कि भगवानाराम जी जो हैं उनके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। चूंकि बृहस्पति देव बहुत प्रबल हैं तो इसलिए वो आराम से बैठे ठाले पहले तो 5 साल प्रधान बन गए, बैठे ठाले ही 5 साल के विधायक बन गए, और ऐसा आप भविष्य में देख सकते हैं कि बैठे ठाले ही आराम से वो 5 साल के लिए मिनिस्टर भी बन जाएं, और दूसरे लोग भाग दौड़ कर करके, रैली रेला कर करके परेशान होते रहें। तो कोई बहुत अचंभा मत कीजिएगा, ऐसा हो सकता है जिसके हाथ में गुरु प्रबल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने पहले ही कहा, जिन लोगों को ज्योतिष में यार और ये हस्तरेखा में रुचि ना हो वो मत देखना, ये मैंने शुरू में ही कह दिया था। जिनको रुचि है आप वो देखिए। अगली बार फिर हम अपने क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का। अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, शुभकर्ण जी हैं, राजेंद्र गुढ़ा साहब हैं, इधर क्या कहते हैं झुंझुनू में हैं, जयपुर में हैं, और इसके अतिरिक्त आगे फिर आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे। और एक बात और भी है कि यहाँ पर अपन जो ऑन कैमरा बात कर रहे हैं वो केवल व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन से ही संबंधित बात करेंगे और वही होगी। तो किसी के भी पर्सनल लाइफ को
डिस्कस करने का कोई मतलब होता नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। तो केवल समाज में व्यक्ति की क्या स्थिति है और उसमें किस ग्रह का कितना योगदान है, अपन सिर्फ इस पर ही बात करेंगे। और आगे मैंने कहा कि ये भी कोशिश करेंगे अपने दायरे के, अपने जो प्रसिद्ध नेता हैं, जिन लोगों के साथ या उनके जो साथ वाले हैं उनके साथ अपना रोज का उठना बैठना है, तो अपन कोशिश करेंगे कि उनके हाथ की पूरी विधिवत यदि फोटो तस्वीर मिलती है तो उसका अपन विश्लेषण करेंगे। फिर राहुल गांधी का हाथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोदी जी का हाथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुकेश अंबानी, इनका हाथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह के भी वीडियोस अपन आगे लाते रहेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला वीडियो आपको किसका देखना है, किस व्यक्ति से संबंधित आप चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की